सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि इंग्लिश क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेंडेड लर्निंग सॉल्यूशंस पर। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए, वी आर गोइंग टू स्टडी डस्ट ऑफ स्नो, अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और ये पोएम उनकी 1923 में न्यू हैम्पशायर बुक में पब्लिश हुई थी। न्यू हैम्पशायर बुक के लिए उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था और वो सबसे ज़्यादा 4 बार पुलित्जर प्राइज़ जीतने वालों में से एक कवि हैं। तो यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि अपनी सदी यानी 20वीं सदी के वे महानतम कवियों में से एक थे। एक बहुत छोटी पोएम है, बट इट इज़ अ लिरिकल पोएम आल्सो, अ वेरी स्मॉल बट अ लिरिकल पोएम ऑफ 8 लाइन्स। और इसमें जो लिटरेरी डिवाइस साफ तौर पे नज़र आता है वो है इंजैममेंट। इंजैममेंट डिवाइस तब यूज़ होता है व्हेन अ लाइन प्रोसीड्स फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट एनी फिनिशिंग पंक्चुएशन मार्क, एनी फिनिशिंग पॉज। यहाँ पर कहीं पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। इट इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इंजैममेंट। लास्ट में यहाँ पे फिनिशिंग मार्क, पंक्चुएशन मार्क प्रयोग हुआ है। तो ये पूरी की पूरी पोएम एक सेंटेंस की तरह है। तो आइए इस पोएम को रिसाइट करते हैं। द वे अ क्रॉस शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो आपने देखा कि इसमें जो राइम है वो इस तरह से है, क्रो, स्नो, मी, ट्री। और इसी प्रकार से हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। तो अगर हमें इसकी राइमिंग स्कीम निकालनी हो तो इसकी राइमिंग स्कीम इस तरह से निकलेगी ए बी। चूँकि क्रो से राइमिंग वर्ड मिलता है स्नो, तो इसलिए ए को हम यहाँ रिपीट करेंगे और मी का राइमिंग वर्ड है ट्री, तो हम बी को यहाँ रिपीट करेंगे। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो होगी ए बी, ए बी। सो इट इज़ अ लिरिकल पोएम। इस पूरी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि इवन स्मॉल इंसिडेंट और इवेंट कैन चेंज आवर एटीट्यूड, our mood, can transport us from sorrow to joy, from bad luck to good luck, from despair to some hope। और हम देखेंगे इस पोएम को जब समाप्त करेंगे कि किस प्रकार से उदास मन से पोएट बाहर निकला था और उसके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट होता है जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं, लेकिन उसका उसके दिल पर बहुत असर पड़ता है और इससे पोएट का मूड चेंज होता है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जिस प्रकार से, द वे मीन्स जिस प्रकार से एक कौआ, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। शुक डाउन ऑन मी मतलब मुझ पर उसने हिलाकर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स, स्नो फ्लैक्स जो पेड़ों पर लदे रहते हैं बर्फबारी की वजह से, और थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो झर कर नीचे की तरफ गिरते हैं। और ये जो बर्फ थी वो हेमलॉक ट्री पर लदी हुई थी जो कि पोएट पर गिरती है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि पोएट ठंडी के मौसम में बाहर टहल रहा है और उसका मन बड़ा दुखी है। ही इज़ नॉट इन हैप्पी मूड। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है, कॉनिफेरस प्लांट। ऐसा कहा जाता है कि इस प्लांट से बनने वाला जो जहर है जिसे हेमलॉक कहा जाता है, उसे सुकरात ने पीकर अपनी जान दे दी थी। थोड़ा और डीप हम स्टेंजा को स्टडी करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि क्रो कैसे एक्शन में आता है, किस प्रकार की हलचल करता है कि बर्फ झरकर पोएट के ऊपर आ गिरती है स्नो डस्ट के रूप में। और डीप जाकर अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि इस स्टेंजा में जो भी सिंबोलिज्म यूज हुआ है उन सब में नेगेटिव एनर्जी है, सब के सब अशुभ संकेत देने वाले हैं। क्रो एक ब्लैक बर्ड है, इसे लोग पसंद नहीं करते और एक अपशकुन पक्षी के रूप में इसे समझते हैं। मीन्स क्रो इवोक्स एन इमेज ऑफ बैड लक, इल वुमेन और डेथ। दूसरी तरफ हेमलॉक ट्री है, ये भी पॉइजनस ट्री है और पॉइजन डेथ का कारण बनता है। इट आल्सो इवोक्स डेथ एंड डूम। और डस्ट को भी अगर हम चाहें तो समझ सकते हैं कि डस्ट मीन्स नथिंग, धूल का मतलब कुछ नहीं। एक दिन आदमी इसी धूल में मिट जाएगा, कोई कीमत नहीं डस्ट की। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी सिम्बोलिज्म यूज हुए हैं, क्रो, डस्ट, हेमलॉक, ये सब बैड लक, इल वुमेन, ऑमिनस इमेज, डेथ और डूम की इमेज क्रिएट करते हैं मन में। नोबडी लाइक्स देम। और फर्स्ट स्टेंजा में कुछ भी खास हमको नज़र नहीं आ रहा कि वास्तव में पोएट कहना क्या चाहता है।
लेकिन सेकंड स्टैंजा में मूव करने से पहले देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइस कुछ यूज़ हुए हैं कि नहीं। तो हम पहले बता चुके हैं कि ये पोएम इंजॉयमेंट का अच्छा उदाहरण है। ये पूरी पोएम एक सेंटेंस है। तो इंजॉयमेंट है पहले स्टैंजा में। दूसरा एजोनेंस मीन्स की रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स। जब वोवल साउंड्स रिपीट होती हैं नियर बाई वर्ड्स में तो इस डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें ओ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये एजोनेंस डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है। नाउ द सेकेंड स्टैंजा हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। माई हार्ट मीन्स मेरे दिल को ये घटना छू गई, मीन्स कि इसका असर हुआ। द पोएट इज सेइंग दैट कि दिस इंसिडेंट ऑफ द स्नो डस्ट फॉलिंग ऑन हिम ब्रिंग्स अ चेंज इन द इमोशंस इन द हार्ट। और उसकी वजह से उसकी जो मनोदशा है, उसका जो मन है, उसमें चेंज आ जाता है। और वो चेंज कैसा है? वो चेंज इस तरह से है कि ये जो हरकत होती है यहाँ पे पहले स्टेंजा में डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे मीन्स कि ये दिन मेरा खराब जाने वाला था। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खास नहीं होने वाला है। इट विल बी अ वेस्ट, अ बोरिंग डे फॉर हिम। आई हैड रूड। रूड मीन्स अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, रिमोर्स और सौरो मीन्स खेद, दुख या पश्चाताप की कोई भावना। तो यहाँ पर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब पोएट बाहर टहल रहा था ठंडी के मौसम में और हेमलॉक ट्री तक आता है टहलते टहलते, तो वो बहुत ही या तो बोर फील कर रहा था या कोई ऐसी घटना घटी थी जिससे वो दुखी था, रिग्रेट फील कर रहा था। या हम यहाँ ये मान सकते हैं कि ये दिन उसके लिए ऐसा लगता था कि खराब रहेगा, बहुत ही बोरिंग होगा, कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला है। द डे विल बी अ वेस्टेज फॉर हिम। ऐसा वो रिग्रेट कर रहा था इस दिन को लेके। और इस घटना ने जो स्नो डस्ट उसके ऊपर गिरी उससे उसे बहुत अच्छा लगा। अपीयर्ड प्लीजेंट टू हिम। डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से पोएट का माइंड रिफ्रेश हो गया, लाइवलीनेस आ गई। और जो दिन खराब जाने वाला था इस घटना ने वो दिन खराब होने से बचा लिया। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इस घटना की वजह से वो इस दिन को आगे याद रखेगा। हो सकता है कि इसकी वजह से उसे एक नया टॉपिक मिल गया हो, नई इंस्पिरेशन मिल गई हो कोई नई पोएम लिखने के लिए। कुछ भी हो, द डस्ट ऑफ स्नो इन द फर्स्ट स्टेंजा हैज़ ब्रॉट अ चेंज ऑफ मूड। और वी कैन से दैट कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन ही वाज वॉकिंग एंड केम अंडर द हेमलॉक ट्री, he was regretting something done before and his heart was full of sorrow, and suddenly this fall of snow in the form of dust changes his mood, lifting his spirits to a more lively positive view of life। कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसा कि इस पोएम में द पोएट वॉज फीलिंग सलन, देयर वॉज होपलेसनेस, डेस्पेयर, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा थी, पश्चाताप था। लेकिन इस इंसिडेंट ने लॉफ्टेड हिज मूड टूवर्ड्स होप, जॉय एंड हैप्पीनेस। उसका मूड चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसका दिन बर्बाद होने से बच जाता है, उसके अंदर एक आशा जाग जाती है सिर्फ इसी छोटे से इंसिडेंट की वजह से। तो जो सेंट्रल आइडिया हमने शुरू में बताया था इस पोएम का, दिस पोएम कन्वेज अ मैसेज दैट इवन अ सिंगल स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट कैन ब्रिंग और कॉज अ बिग चेंज इन लाइफ इन वॉट एवर वे। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों स्टेंजास को थोड़ा और डीप जाकर अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये कि ये जो नेगेटिव एनर्जी वाले सिंबल्स हैं यहाँ पे, हेमलॉक पॉइजनस ट्री है, क्रो ब्लैक बर्ड है, जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन यही सिंबल्स जो कि अपशकुन, अशुभ घटनाओं का संकेत देते हैं, और यही सिंबल्स यहाँ पर पोएट को खुश कर देते हैं, उसका मूड चेंज कर देते हैं, निराशा से आशा की तरफ ले जाते हैं, उसका दिन सेव कर देते हैं, उसे इंस्पिरेशन देते हैं। तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, विरोधाभास है कि जो चीज़ें नेगेटिव हैं यहाँ पे वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती हैं पोएट के अंदर। सेकंड स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेज हैं वो इस प्रकार से हैं। एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। एलिट्रेशन सबसे ईजी डिवाइस है। यहाँ पे एस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी एस का प्रयोग हुआ है। तो एलिट्रेशन मीन्स कि नियर बाई वर्ड्स का जो पहला लेटर हो वो रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे एस और एस, एच हैज़ का और एच यहाँ पे हार्ट का। हालांकि यहाँ पे गिवन माई बीच में आया है, लेकिन इवन देन एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। और जैसे यहाँ पे एसोनेंस प्रयोग हुआ था वैसे यहाँ पे उदाहरण मिलता है हमको कॉन्सोनेंस का, मीन्स रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसे यहाँ पे हम देखें तो डी, डी और डी,
ये रिपीटिशन है, नियर बाई वर्ड्स में या सक्सेसिव वर्ड्स में जब रिपीटिशन इस प्रकार का मिलता है तो कॉन्सोनेंस डिवाइस यूज होता है। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हार्ट, जो कि एक बॉडी का मसल पार्ट है, और चेंज ऑफ मूड, इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हम कह सकते हैं कि हुआ है, क्योंकि हार्ट का मूड कैसे चेंज हो सकता है? मूड तो किसी व्यक्ति का चेंज होता है। तो इस प्रकार से ये पोएम हमने स्टडी की और देखा कि किस प्रकार से द सिंबल्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द पोएट, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द फीलिंग ऑफ to the feeling of joy and hope. This poem also shows the complexity of human nature and the simplicity of nature. कि पोएट न जाने कितनी नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करने वाली भावनाओं से घिरा हुआ था। आदमी हमेशा चिंतित रहता है, वरीड रहता है किसी न किसी चीज़ को लेकर। एक कॉम्प्लेक्स नेचर है ह्यूमन का, लेकिन एक सिंपल सी घटना नेचर की उसके मूड को चेंज कर देती है। सो नेचर इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन नेचर इज।